टॉप 10 वुमेन ऑफ मेटल थर्ड ईयर में ही होता है. Being in the top 10, I got the internship and the PPO also. And इसलिए मैं टर्म यूज की डेस्टिनी. तो जो गैप होता है ना एक टॉपर एक एवरेज स्टूडेंट्स के बीच में, इट्स अ वेरी थिन लाइन. I was very fortunate to go in Jhiria Mines in South Eastern Coalfield Limited (SECL). जी. वहाँ पे हम लोग 31 डेज थे. ओवरग्राउंड जो भी चीज हो रही है, अंडरग्राउंड में जो वॉरियर्स है वो माइनिंग में अलाउ कर दिया गया है गर्ल्स को. यही तो असली वुमेन एम्पावरमेंट है कि तुम्हारे लिए रास्ता खुला है, चूज करो, आगे बढ़ो. तो फिर वुमेन एम्पावरमेंट का तुम ये फील कराओ कि अगर तुमको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल गई कि मैं एंटर कर सकती हूँ माइनिंग जैसे जॉब में, तो डोंट मेक इट फील लाइक ओके ये तो एक्सेप्शनल है. मेक इट फील टेक इट एज अ नॉर्मल. यू आर आल्सो ह्यूमन बीइंग. मेन आर आल्सो ह्यूमंस, वुमेन आर आल्सो ह्यूमन. मैं हूं निखिल तिवारी. स्वागत करता हूं आपका अपने इस नए एपिसोड में. आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं रुबीना मैम. रुबीना मैम NIT रायपुर की थर्ड ईयर की माइनिंग की स्टूडेंट हैं. आज के इस एपिसोड में हम मैम से बात करेंगे कि उनकी कॉलेज जर्नी कैसी रही, अभी तक उन्हें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, और अभी हाल फिलहाल में उनकी टाटा में इंटर्नशिप लगी है तो उन्होंने वो इंटर्नशिप कैसे क्रैक की. ये इन सब चीज़ों को लेकर हम आज अपने इस एपिसोड में बात करने वाले हैं. तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के. प्री फाइनल ईयर में ही मैम आपको टॉप 10 वुमेन ऑफ मेटल बन के कैसा लग रहा है? टॉप 10 वुमेन ऑफ मेटल थर्ड ईयर में ही होता है. वुमेन ऑफ मेटल कंपटीशन थर्ड ईयर में आती है. एंड प्री फाइनल ईयर में बीइंग इन द टॉप 10, आई गॉट द इंटर्नशिप एंड द PPO ऑल्सो. सो इट्स अ ब्लेसिंग टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि बस 50 में से 30 सिलेक्शन, 30 का PPT, फिर 10, तो इट्स अ ब्लेसिंग मोर ओवर. बिकॉज मैं कभी नहीं सोची थी कि 5th सेमेस्टर में आई विल बी काइंड ऑफ रिलैक्स्ड एंड सेटल, क्योंकि आई हैव अ जॉब इन माई हैंड. सो इट्स अ वेरी फॉर्चुनेट थिंग एंड आई एम थैंकफुल टू माई डेस्टिनी. आई विल एक्सप्लेन इट लेटर व्हाई आई सेड सो. अच्छा, ये इंजीनियरिंग करने का ख्याल कहाँ से आया? शुरू से शुरुआत करें? ठीक है. सो मैं PCMB स्टूडेंट हूँ. मतलब क्लास 11-12 में मेरे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो चारों सब्जेक्ट थे. एंड आई वॉज अ नीट एस्पिरेंट थ्रू आउट. ओके, फ्रॉम माई चाइल्डहुड माई ओनली ड्रीम वॉज टू बिकम अ डॉक्टर. पर मुझे चारों सब्जेक्ट्स पसंद थे और मेरे स्कूल में ये फ्लेक्सिबिलिटी भी थी कि मैं चारों सब्जेक्ट्स ऑप्ट कर सकती हूँ. सो नीट का फॉर्म तो भरे ही थे, तो पापा बोले कि JEE भी भर दो, क्योंकि मैथ्स थे और मैथ्स अच्छा भी लगता था. ऐसा भी नहीं है कि टफ लगता था, करती नहीं थी. तो JEE पहले होता है नीट से, 2 अटेम्प्ट होता है JEE का. तो मैं JEE दी थी, गया था जैसे भी फिजिक्स केमिस्ट्री के बेसिस पे मेनली, क्योंकि वो नीट का और JEE का ऑलमोस्ट कॉमन रहता है. और मैथ्स जितना मैंने बोर्ड्स के लिए किया था, ठीक है, वो हुआ. नीट नहीं हुआ. आई टुक अ ड्रॉप स्पेसिफिकली फॉर नीट. फिर नहीं हुआ, पर JEE हुआ था. एंड इसलिए मैं टर्म यूज की डेस्टिनी, कि अगर मैं उस दिन रिग्रेट करती कि मैं नीट के लिए और एक बार अपेयर करूँ, नहीं हुआ, तो शायद मैं आज इधर नहीं होती. तो इंजीनियरिंग के लिए रेस्पेक्ट हमेशा से थी, क्योंकि ऑल अराउंड एवरीथिंग इज इंजीनियरिंग. पर एक एम होती है कि मैं अपने आप को कैसे इमेजिन करती हूँ, डॉक्टर, इंजीनियर. इट वाज डॉक्टर, बट व्हेन आई एक्सप्लोर्ड द फील्ड मोर, सिंस इट वाज द ऑप्शन, ओनली ऑप्शन विथ मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आई गॉट कि व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई. क्योंकि मैथ्स तो था ही, सब चीज़ के पीछे एक रीज़न होती है, मैथ्स भी क्यों ही थी. तो यस, दैट्स व्हाई इंजीनियरिंग. अच्छा, आप स्कूल लाइफ से ही टॉपर टाइप थे क्या? टॉपर देखो, ऑनेस्टली क्लास 5th में मैं 4th पोजीशन में आती थी. तो मेरी एक दोस्त थी, वो मुझे बोली कि यार रुबीना, थोड़ा और पढ़ाई कर लो तो मे भी तुम 3rd आ जाओ. तो वो स्टेटमेंट मुझे आज तक इसलिए याद है, क्योंकि वो जो गैप होता है ना एक टॉपर एक एवरेज स्टूडेंट्स के बीच में, इट्स अ वेरी थिन लाइन. तो फिर मैं कोशिश की कि ठीक है, थोड़ा और मेहनत करती हूँ. तो 6-7 में 1-3 में ही आने लगी. 9-10 में भी वैसे. 11-12 में तो कोविड आ गया,
सो हाँ, आईसीएसई बोर्ड था, तो ये एक पर्सपेक्टिव है कि हाँ उधर कंपैरेटिवली इजी होता है सीबीएसई से, तो इट वाज इजी राइड फॉर मी। जब आपने जेडबलई का एग्जाम दिया, हम्म काउंसलिंग हुई, हम्म फिर आपको जब काउंसलिंग के बाद माइनिंग डिपार्टमेंट मिला यहाँ का, एनआईटी रायपुर का, हम्म तो फिर जब माइनिंग डिपार्टमेंट मिला तो आपको ऐसा नहीं लगा कि यहाँ नहीं जाना चाहिए, ये फील्ड लड़कों के लिए ज़्यादा होती है? हाँ, सो इसके पीछे एक लंबी डिस्कशन थी, एंड इट वाज माय फादर थ्रू आउट हु इंस्पायर्ड मी टू टेक दिस। तो मैंने जोसा में नहीं भरा था, मैं डायरेक्ट सीसैब में भरी थी। और पिछले जो जेई में आता है ना, लास्ट ईयर का क्लोजिंग रैंक 2-3 साल का मैंने ऑब्जर्व किया था, तो उसके अकॉर्डिंगली मेरे रैंक के अनुसार मेटा माइनिंग ये सब मिल रही थी एनआईटी रायपुर में, एंड कुछ और कॉलेज में भी मेटा वगैरह मिल रही थी, कुछ एक में केमिकल भी मिली थी। तो मैंने सर्च किया अच्छे से, पर एट द फर्स्ट इंस्टेंस जब मैं देखी माइनिंग, तब मेरे थॉट में वो नहीं था। मैं लिस्ट बनाई थी मेरे रैंक के अनुसार, मैं लिखी थी, पर फिर मुझे लगा कि माइनिंग विल बी टफ फॉर गर्ल्स, राइट? जिसको माइनिंग के बारे में नहीं पता, कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं सोचेंगे। तो फिर मैं पापा को जब लिस्ट बताई कि ये मिल सकती है, मैं अप्लाई करूँगी, तो पापा बोले माइनिंग के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो? फिर मुझे लगा कि ठीक है, मैं एक्सप्लोर तो करूँ। और फिर मैंने देखा कि एनआईटी रायपुर का माइनिंग का हिस्ट्री इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री। आईआईटी बीएचयू में है, राउरकेला में है, बहुत जगह है, और बीएनआईटी नागपुर में है, पर द एलुमनी नेटवर्क ऑफ एनआईटी रायपुर माइनिंग इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड उस टाइम पे 2019 में गर्ल्स को माइनिंग में अलाउ किया गया था, ठीक है। और 2023 वाज द फर्स्ट और सेकंड बैच जब माइनिंग के गर्ल्स फील्ड जॉब करना शुरू किए थे। तो मैं उनका प्रोफाइल देखी, तो मुझे उनका एक्सपीरियंस मुझे अच्छा लगा, तो मैं सोची कि व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई। अगर चैलेंज ही है ज़िंदगी तो चैलेंज ही लेती हूँ एक। सो दैट्स हाउ आई ऑप्टेड फॉर माइनिंग। यहाँ आने के बाद जब आप माइनिंग डिपार्टमेंट में आए, कॉलेज स्टार्ट हुआ, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि ये कहाँ आ गए, ये तो बना ही नहीं मेरे लिए? इनिशियली लगता था, क्योंकि मेरे दिमाग में एक अलग इमेज सेट थी ना, क्योंकि मैं अपने आप को कोई और फील्ड में सोची थी। पर कॉलेज लाइफ में कुछ कुछ चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती है अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स, दैट इज़ योर फ्रेंड सर्कल, दैट इज़ इन व्हाट क्लब्स एंड कमिटीज़ यू टेक पार्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट तो मैं यही बोलूँगी कि तुम जिन लोग के साथ रह रहे हो, अगर वो तुम्हें इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, और मतलब तुमको ऐसा फील नहीं होता कि तुम कहीं और से आए हो। क्योंकि ये होता है ना कि मैं बंगाली हूँ, मैं कोलकाता से हूँ, ऐसा फील कभी कभी बहुत जन को हो सकता है कि यार इधर तो एक ग्रुप है, स्टेट वाइज ग्रुप है। मुझे वो नहीं हुआ था फॉर्चुनेटली, क्योंकि मेरे जो फर्स्ट ईयर के रूममेट्स थे वो अभी भी दोस्त रहेंगे। आई bet on that, I can bet on that. So they made me feel कि okay, it's a new life altogether, and थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट करने में, पर अगर साथी साथ में है हमेशा, so it is a good ride. जब आप यहाँ फर्स्ट ईयर में आए, तो फर्स्ट ईयर में आने के बाद आपने क्या क्या सीखा, कैसा रहा आपका ओवरऑल फर्स्ट ईयर एक्सपीरियंस? फर्स्ट ईयर एक्सपीरियंस वाज, देखो मैं और एक बात बताती हूँ। स्कूल लाइफ में मेरा बहुत सारा ऐसा मोमेंट्स ऐसा आया था जब मुझे लगा कि शायद मैं पार्टिसिपेट कर सकती थी, तो मैंने नहीं किया। आई लाइक राइटिंग, सो मुझे लगा था कि डिबेट, एलोक्यूशन ये सब स्कूल में होता था, तो मैं पार्टिसिपेट नहीं की। एक स्टेज फियर होता है या फिर शाइनेस होता है, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ, बहुत ज़्यादा। स्कूल लाइफ में तो थी ही, अभी भी हूँ, शायद हूँ, हाँ हुई ही क्योंकि मेरा सर्कल बहुत ही छोटा है और मुझे उसके बाहर जाने का मन भी नहीं करता। मैं सोच के आई थी कॉलेज में फर्स्ट ईयर में आके मैं बहुत पार्टिसिपेट करूँगी, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करूँगी जो भी मुझे लगे, पर वो हुआ नहीं। तो मैं स्पेसिफिकली 2-3 चीज़ सोच के आई थी कि भाई माइनिंग इंजीनियरिंग सोसाइटी में ज्वाइन करना है, सहयोग में ज्वाइन करना है, टीएनपी में ज्वाइन करना है। तो वो तीनों चीज़ें हो गई थी, पर फर्स्ट ईयर में जो फील थी ना कि मेरे सब दोस्त कोई ना कोई क्लब में वॉलंटियर है, मैं नहीं कर रही हूँ ये डर से कि ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो वो थोड़ा सा मुझे रिग्रेट होता है कि शायद मैं और एक्सपोज कर सकती थी और डिफरेंट एक्टिविटीज़ में। तो जूनियर्स को यही बोलूँगी कि करो भाई, पार्टिसिपेट करो, होते रहेगा पढ़ाई, ये लाइफ
कॉलेज लाइफ वापस नहीं आने वाली है। क्लब कमिटीज में पार्ट लो, जो भी इवेंट्स है सब कुछ करो, मजे करो, बाकी सब चीजें होती रहेगी। इधर तक आए हो मतलब कुछ तो पढ़ के ही आए हो, इसके बाद भी कर ही लोगे। अच्छा, आप अगर इधर फर्स्ट ईयर में सीपीआई और स्किल और एक्सप्लोर करना चाहिए, इन तीनों को अगर कंपेयर करें तो कैसे मैनेज करें? सीपीआई भी मैनेज करें, एक्सप्लोर भी कर रहे हैं, स्किल्स पे भी ध्यान दे रहे हैं, ये सारी चीजें कैसे मैनेज करें? स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ ईयर वाइज, फर्स्ट ईयर में एंजॉय, फर्स्ट ईयर में एक्सप्लोर, फर्स्ट ईयर में एंजॉय। सीपीआई के पीछे मत भागो। मैं आज तक सीपीआई के पीछे कभी भी नहीं भागी हूँ। उसका एक ही रीज़न है, मैं देखी हूँ जिसका सीपीआई बहुत हाई है, अगर तुम उसे इधर बिठा दो और 2-3 टेक्निकल सवाल पूछो, वो एक्सप्लेन करने में उनको 2-3 मिनट टाइम लग जाएंगे। क्योंकि कोई अगर रट के भी आंसर लिख रहा है ना, उसका सीपीआई हाई हो ही सकता है, लेकिन कोई समझ के लिख रहा है, मे भी उसका सीपीआई हाई नहीं हो। आंसर लिखने का तरीका भी होता है, कितना वर्ड्स याद आए, तो बहुत सारे फैक्टर्स है। तो सीपीआई के पीछे तो मत भागो, लेकिन पढ़ाई के पीछे भागो, जो ऑब्वियसली डायलॉग ही है 3 इडियट्स में कि एक्सेलेंस के पीछे भागो। तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, ये सब करो, सीपीआई मेंटेन हो जाएगी। मेंटेन क्या, उससे अच्छा ही होगी, मैं तो यही बोलूँगी। फर्स्ट ईयर में तो स्किल्स के भी उतना स्ट्रेस मत लो, क्योंकि वो तुमको अल्टीमेटली सेकेंड ईयर में ही पता चलेगी, क्योंकि सेकेंड ईयर में तुम्हारा ब्रांच सब्जेक्ट शुरू होता है, तब तुमको समझ आएगा कि कोर में इंटरेस्ट है, नॉन कोर में है, जो भी है। और फर्स्ट ईयर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये जो मैंने नहीं की थी, या मैं अपने जूनियर्स को भी उतना नहीं करने देखती, क्योंकि फर्स्ट ईयर में बहुत रेस्ट्रिक्शंस होता है सीनियर से बात करना, दैट इज़ नेटवर्किंग। तुम अपने सीनियर से बहुत अच्छा नेटवर्किंग बना सकते हो। इस कॉलेज के एलुमनी नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, इंडस्ट्री में बहुत स्ट्रांग नेटवर्क है, एंड अपने जो सीनियर्स हैं वो बहुत अच्छे भी है। अगर बात करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि तुम 90 जन में से 90 जन को ही अच्छे एक्सपेक्ट कर लो, तुमको वो एक्सप्लोर करना पड़ेगा। सो इट्स नेटवर्किंग, इट्स एन्जॉयमेंट इन फर्स्ट ईयर, एंड ऑल्सो पार्टिसिपेट करो, अच्छे से करो सब कुछ। तो फर्स्ट ईयर के प्रोफेसर्स कैसे रहे? फ्रेंडली थे या स्ट्रिक्ट थे, कैसे रहे फर्स्ट ईयर के तो नोट्स दे देते थे हमारे टाइम में, और मैथ्स थी, फिजिक्स थी, तो वो कुछ कुछ एकदम जेई टाइप का भी फील आती थी, और इंग्लिश थी, योगा थी, तो कुछ कुछ लाइट सब्जेक्ट्स भी थे। तो फर्स्ट ईयर में तो यही सब करके अच्छा ही लगता था कि हाँ स्ट्रिक्ट थे, तब जब लगा कि यार नंबर कम आ गए अब क्या होगा, लेकिन फिर लगा कि ठीक है, ये तो हमारा बेसिक्स ही क्लियर फिर से करवा रही है, मेन तो सेकेंड ईयर में शुरू होगी, तो वो मैनेज हो गया था। जब आप सेकेंड ईयर में अपने डिपार्टमेंट में आए तो क्या लगा कि हो जाएगा माइनिंग या बहुत टफ है, कैसा लगा? ये तो एक जर्नी है। सेकेंड ईयर में मैं जब आई, मैं डीजे देशमुख का 3 किताब खरीद के लाई थी। भाई माइनिंग शुरू हो गया, माइनिंग पढ़ूंगी, कोड में ही जाना है तो ठीक है। फर्स्ट क्लास व्हाट इज माइनिंग, सेकंड क्लास व्हाट इज माइनिंग, एक हफ्ते तक चलते रहा व्हाट इज माइनिंग, मैं नहीं समझी। हर टीचर सब्जेक्ट्स इंट्रोडक्शन क्या व्हाट इज माइनिंग पढ़ाने लगे। मैं सोची ठीक है व्हाट इज माइनिंग, तो टाइम के साथ समझ गई कि हाँ बस अंडरग्राउंड नहीं है, बहुत कुछ है। लेकिन जो सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस था, हम माइनिंग में क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, वो मुझे थ्रू आउट थर्ड सेमेस्टर नहीं समझ आया था। मेरा वो टाइम बहुत ऑफ था, क्योंकि मैं समझ ही नहीं पा रही थी, मैं पढ़ रही हूँ तो ये किसके लिए पढ़ रही हूँ। इसलिए मैं बोली कि रट के तो मैं आंसर सीपीआई ला सकती हूँ, आंसर सही लिख सकती हूँ, पर मुझे समझ ही नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं, तो मैं क्या करूँ। फिर मैं एक पास आउट सीनियर से बात किए कि सर मेरा वीडियो लेक्चर से देखने का बहुत आदत है, जेई टाइम से माइनिंग का लेक्चर्स नहीं मिलता यूट्यूब में, और जो लैंग्वेज होता है वो गूगल सर्चेबल भी कभी कभी नहीं होता है, कि एकदम माइनिंग स्पेसिफिक चीज़ें नहीं मिलती है, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो कैसे पढूं। तो वो बोले कि मैं भी ऐसे ही सिचुएशन में थी थर्ड सेम में, तो थर्ड सेम पीपीटी जितना मिल रही है वो पढ़ के निकाल दो, फोर्थ सेम में अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे डेवलप होती रहेगी, फिर तुम फिफ्थ सेम में कोर्स वगैरह ये वीडियो थोड़ा और जब कंटेंट डाइवर्स हो जाएगा मिलना शुरू कर देगी। लेकिन थर्ड सेम में ऐसा गिव अप मत कर देना, मैंने गलती कर लिया। तो थैंक गॉड यहीं पे फिर से आ जाती है नेटवर्किंग। उनके साथ मेरा कांटेक्ट था, इसलिए मैं उनसे बात कर पाई, तो मुझे लगा कि ठीक है ये सबके साथ हो सकता है, ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो फिर लगा कि ठीक है पढ़ लूँगी माइनिंग।
जब आप सेकंड ईयर के लास्ट में हम्म। वोकेशनल ट्रेनिंग में गए, हाँ। ये पहला एक्सपोजर था माइनिंग हाँ, माइंस में आपका, तो वहाँ से आने के बाद कैसा लगा कि हाँ ये माइनिंग हो पाएगी, या कैसा रहा ओवरऑल आपका वोकेशनल ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस एज अ गर्ल, आप बताइए। यस, वो लाइफ चेंजिंग था टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि देखो सेकेंड ईयर में तुम थर्ड सेम के एंड तक भी तुम डाइसी हो गए, या फोर्थ सेम के स्टार्टिंग में भी डाइसी हो गए कि कोर जाना है कि नॉन कोर जाना है। और माइनिंग में एसडी कंपनीज अलाउ नहीं करती है, तो डीए करती है, तो एक्सेल, एसक्यूएल, पावर बीआई, ब्ला ब्ला, ये सब कब पढ़ना शुरू करोगे। माइनिंग का सब्जेक्ट्स भी कैसे पढ़ोगे, क्योंकि गेट में भी अच्छा रैंक ला सकते हैं। माइनिंग इज कंपैरेटिवली लेस क्राउडेड देन अदर ब्रांचेस। तो ये सब कुछ तभी डिपेंड करेगा जब तुम उस इंडस्ट्री में काम करने को तैयार हो। तो वो चीज़ मैं तैयार हुई ड्यू टू वोकेशनल ट्रेनिंग। आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट टू गो इन झीरिया माइंस इन साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, SECL। ठीक है, लोगों का कॉमन परसेप्शन ये रहता है कि यार गर्ल्स लोग को तो क्या ही कराए होंगे, एक आध दिन अंडरग्राउंड भेजे होंगे या फिर ऐसे दिखा के छोड़ दिए होंगे। हमारे केस में ऐसा नहीं था। वी वर अ ग्रुप ऑफ 7 to 8 गर्ल्स जो हम गए थे झीरिया माइंस। वहाँ पे हम लोग 31 डेज थे, पूरा 31 डेज थे। वहाँ पे हम लोग 3 माइंस विजिट करने का हमको मौका मिली थी। एक वॉज प्योर ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग, बोर्ड एंड पिलर मेथड से हो रही है, एकदम ट्रेडिशनल मेथड। एक में शाफ्ट था और एक में थी कंटिन्यूअस माइनर। ये सब फ्यूचर में पढ़ोगे तो या फिर जब देखोगे समझ आ जाएगी। 3 माइंस थी, 3 अलग अलग टाइप की प्रोडक्शन चल रही थी वहाँ पे। तो जो मेन माइन थी झीरिया माइंस, वहाँ पे जो मैनेजर सर थे वो बहुत अच्छे थे। हम लोग को फर्स्ट दिन ही अंडरग्राउंड में एकदम गोफ एरिया तक लेके चले गए। गोफ मतलब समझ रहे हो, जहाँ पे एक्सट्रैक्शन हो चुकी है, एकदम एंड है वो, एकदम वहां तक लेके चले गए। इट वॉज 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर वॉकिंग, और फिर रिटर्न करो। मतलब सोच सकते हैं ना कि धीरे 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 जाओ, ऐसा नहीं। तो फिर जब मैं अंडरग्राउंड गई तो फिर मुझे समझ आई कि हमारे ओवरग्राउंड जो भी चीज़ हो रही है, अंडरग्राउंड में जो वॉरियर्स है वो उनके लिए हो रही है। तो वो मेरे माइंड के लिए रेस्पेक्ट और बढ़ गया कि वो लोग जो मेहनत करते हैं वो दिखता नहीं है। हम लोग सोल्जर्स, ऑब्वियसली सोल्जर्स आर देयर, डॉक्टर्स आर देयर, एवरी प्रोफेशन इज देयर, बट द हार्ड वर्क ऑफ माइनिंग इंजीनियर्स इज नॉट एट ऑल हाईलाइटेड। अगर वो काम नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं चलेगी। कोई भी इंडस्ट्री का बेस इज माइनिंग। अगर एक्सट्रैक्शन ही नहीं होगा कोई मेटल मिनरल्स का, तो प्रोडक्शन नहीं होगा। तो वो पर्सपेक्टिव से मैं जब देखी, इस पर्सपेक्टिव से नहीं देख के कि भाई थकान हो गई, क्या ही हो रही है, क्या कीचड़ में चल रही हूँ, ऐसा मत सोचो। अगर माइनिंग में हो तो टेक इट एज एन इंस्पिरेशन कि ये मौका सबको नहीं मिलती है। अगर तुमको मिली है तो जस्टिफाई करो इसे। ये एक थी। और मैनेजर सर समझाते समझाते जा रहे थे कि ये चीज़ें ऑब्जर्व करो, कन्वेयर बेल्ट है, जो भी है अंदर में सब कुछ ऑब्जर्व करो अच्छे से। ठंडी हवा भी चल रही थी, वो एक अच्छा मज़ा है। तो वो हम लोग फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा अंडरग्राउंड माइन में। सेकेंड टाइम मैं जब गई, दैट वाज इन शाफ्ट एंड दैट वाज आल्सो गुड थिंग। ऐसे करके 7-8 बार अंडरग्राउंड में हम लोग विजिट करने का मौका मिला था हमको, एंड अलॉन्ग विद इट सर्वे ऑफिस वगैरह भी थी। तो हम लोग पूरा प्रोसेस देखे थे 31 डेज में। मैं यही कहने की कोशिश कर रही हूँ, इट वॉज नॉट जस्ट अंडरग्राउंड, ओवरग्राउंड में भी बहुत सारा माइनिंग रिलेटेड काम होती है। एंड हमको जो रहने की भी जगह मिली थी, इट वॉज नॉट लग्जरियस। ऐसे बोलते हैं ना कि SECL में गर्ल्स को भेजे है, ये बहुत माइनिंग डिपार्टमेंट चलती है ये बात, SECL में गर्ल्स को भेजेंगे और आराम से AC वेसी है, फैन है, कुछ नहीं थी। फैन, बेसिक फैन थी, पर बेड्स भी नहीं थी वहाँ पे। सो वी हैड टू मैनेज एंड इट डिडंट फील लाइक वी वर एडजस्टिंग, क्योंकि हम लोग जो थे, हम लोग अच्छे दोस्त थे, सब अच्छे से मिलजुल के रह लिए। एंड द वेरी पॉजिटिव थिंग इन आवर ग्रुप वाज सबको पढ़ने की चाहत थी कि भाई मैं नहीं जाऊँगा ना कहूँ, नहीं। सब गए, सब 31 दिन रहे, अच्छे से ट्रेनिंग किए। फिर जो जिसको भी जो डिसीजन लेना था वो लिए डेफिनेटली। पर मेरे लिए माइनिंग की जो रेस्पेक्ट बढ़ी है, एक्सपीरियंस वो अंडरग्राउंड में, तब मुझे लगा कि जो मुझे नहीं मिला है शायद वो सर्विस में एज अ माइनिंग इंजीनियर नेशन को दे सकती हूँ अगर मैं कंटिन्यू कर रही तो। अभी 4th सेमेस्टर चल रहा है यहाँ का, तो अभी इसके बाद जाएंगे स्टूडेंट्स, गर्ल्स भी जाएंगी। हाँ। तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि उन्हें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अपनी वोकेशनल ट्रेनिंग में? ओके, वोकेशनल ट्रेनिंग में मैं यही कहूँगी, स्पेशली फॉर गर्ल्स,
तुमको जो ग्रुप चूज करने का मौका मिल रहा है, अगर तुमको सच में माइनिंग का एक्सपीरियंस लेना है तो उन जन के साथ जाओ जो तुमको नहीं बोलेंगे कि भाई अंडरग्राउंड नहीं जाना, क्योंकि एक जन को लेके मैनेजर नहीं जाएंगे. इट विल बी अ ग्रुप ऑफ 5 to 6. ऐसा भी 5 to 6 भी ज़्यादा हो जाते हैं, 3 to 4 ही प्रेफर करते क्योंकि बहुत नैरो स्पेस है ना, इसलिए अंडरग्राउंड जाओ. मैं यही बोलूँगी. ऑप्शन होता है ओपन कास्ट का, अंडरग्राउंड का. अंडरग्राउंड कोल माहिनी जाओ, क्योंकि वो तुम जब एकदम बेसिक तुम्हारा करियर स्टार्ट में ही तुम देख लोगे तो तुमको फिर रियलाइज हो जाएगा कि तुमको करनी क्या है. अगर ये करना है तो ठीक है. ओपन कास्ट इज ऑल्सो टफ, इट्स नॉट दैट टफ नहीं है, पर तुमको वो फील अंडरग्राउंड में ही आएगी कि हाँ इधर रियल प्रोसेस चल रही है. तो मैं गर्ल्स को यही बोलूँगी कि अपने आप को डाउट मत करो. स्ट्रेंथ वेंथ भाई मैं गिर चुकी हूँ, मैं अंडरग्राउंड में 3-4 बार गिरी हूँ. मेरा जो हेलमेट था वो 3-4 बार रूफ के साथ वो हो गया है. मैं मैन राइडिंग सिस्टम से गिरी हूँ. मैन राइडिंग तुम लोग को नहीं पता होगा, तब नहीं पढ़ाया जाता है. वो ऐसा एक वो रहता है ट्रॉली टाइप, तो तुम वहाँ पे बैठ के ऐसे जाओगे, ठीक है. चेयर टाइप एक होगा, उस पर बैठ के मैं वहाँ पे भी गिरी हूँ. मैं हॉलेज ट्रैक के ऊपर गिर गई हूँ. तो जीन्स वीन्स गंदा होगा, बहुत कीचड़ लगेगा तुमको, पर ये एक्सपीरियंस है. इट्स अ रियल जॉब and you will be joining as an engineer there, so it's a big respect, it's a matter of big respect. So उस perspective से सोचो and अपने आप को वीक तो एकदम भी मत समझो. ऑल्सो माइनिंग में एक चीज़ तुमको फील होगी, क्योंकि बहुत रिसेंटली गर्ल्स स्टार्ट किए हैं ये बात, इट्स लेस देन अ डिकेड ऑल्सो, तो तुमको गर्ल्स दिखेंगी ही नहीं वहाँ पे अपने दोस्त लोग छोड़ के. तो बहुत जन तुमको वहाँ भी पूछेंगे, जो मैनेजर्स और भी है, जस्ट नॉट द जनरल मैनेजर बट ऑल्सो जो सर्वे में है, ये है वो है, बहुत डिपार्टमेंट्स है, कि माइनिंग क्यों ले लिए. डिसहार्टेंड मत होना, क्योंकि वो लोग को भी गर्ल्स का एक्सपोजर नहीं है. तुम एक इंडस्ट्री में जब जा रहे हो, एकदम ब्रेक थ्रू कर रहे हो बीइंग अ फीमेल, तो तुमको समझना पड़ेगा कि उनको भी आदत नहीं है. एकदम रिमोट एरिया में लोकेशन होगा, ये बहुत कुछ फैक्टर्स है, तो तुमको वो आदत डालनी पड़ेगी. अगर तुम सच में हो, थोड़ा टाइम लगेगा, पेशेंस लगेगा. मैं अभी तो बहुत इंस्पायरिंग बता रही हूँ, पर मैं जब पहली बार अंडरग्राउंड जाके मैं आई थी ओवरग्राउंड, तब मुझे लगा था यार मैं पुनर्जन्म हो गया ऐसे लग रहा है, मैं कहाँ से कहाँ आ गई. फिर मुझे बहुत टाइम लगा था, ठीक है सब अच्छे से करने में. सो हैव फेथ ऑन योरसेल्फ कि कर सकते हो. अभी आपकी हाल फिलहाल में इंटर्नशिप लगी है, हाँ. तो उसके बारे में बताइए, आपने कैसे इंटर्नशिप को क्रैक किया, क्या क्या फेजेस थे, ओवरऑल आप इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस बताइए. ठीक है. सो टाटा स्टील का वुमेन ऑफ मेटल सीजन 9 का फॉर्म आया था जुलाई अगस्त के टाइम में. ये जनरली आती है मई से अगस्त के बीच में ही, ठीक है. दिस इज ओनली फॉर गर्ल्स एंड इट्स द फ्लैगशिप इवेंट ऑफ कैंपस हायरिंग ऑफ टाटा स्टील फॉर गर्ल्स ओनली. सो इसमें कोर फील्ड में ही सिलेक्शन ज़्यादा होती है. द प्रोसेस इज एंड ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें एप्टीट्यूड क्वेश्चन रहेंगे एंड कोर के ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे तुम्हारा ब्रांच के ऊपर. गर्ल्स मैं हूँ तो मैं माइनिंग चूज़ की थी ऑब्वियसली. सो इट विल बी अ टेस्ट ऑफ 1 hour 15 minutes. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स रहेंगे, मेटल प्लेटफॉर्म में होती है. वहाँ से टॉप 50 सिलेक्ट होती है ऑल ओवर इंडिया, जो भी अप्लाई किए हो, जितने भी अप्लाई किए हो जहाँ से भी. सो टॉप 50 में अगर तुम आ गए हो तुम, देन इट्स अ स्मूथ राइड. वाई आई एम टेलिंग सो, क्योंकि टॉप 10 में अगर तुम हो तो यू विल गेट इंटर्न प्लस पीपीओ. इफ यू आर इन टॉप 30 you will get internship and it will be converted. I have the strong belief it will be converted. और अगर तुम 31 से 50 के बीच में हो तो तुमको इंटरव्यू मिलेगी, अपॉर्चुनिटी फॉर इंटर्नशिप, वो भी कन्वर्ट हो जाती है क्योंकि तुम टॉप 50 में हो. तो तुम सॉल्व करके आए तो तुमको इतना तो ट्रस्ट है अपने आप पे कि कर लोगे. तो एंड वंस यू गेट एन इंटर्नशिप, if you perform well there, you will get a PPO because you are going through Women of Metal. You are not going through any campus hiring or any other competition which is just a case study. So this is the process. The round after clearing OA is PPT round. तुमको दी जाएगी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, उसमें से एक चूज़ करना होता है जो कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे मिलता है. एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट मिलेगी, इस टाइम स्लॉट के अंदर प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज़ करनी है. देयर
कम्स अ कैच। मैं नहीं समझ पा रही थी मुझे कौन सा स्टेटमेंट लेना है, सो आई वेंट टू आवर प्रोफेसर एंड ही हेल्प मी अ लॉट, ही हेल्प मी जेन्युइनली अ लॉट, मनीप सर। एंड वही मुझे थ्रू आउट हेल्प किए थे कि कैसे पीपीटी में बनाना है, कंटेंट क्या देना है, क्या क्या मैं रिसर्च कर सकती हूँ। नेटवर्किंग, अगेन द वर्ड नेटवर्किंग, उतना तुम फ्री होनी चाहिए, मतलब अंदर से वो आना चाहिए कि मैं अप्रोच कर सकती हूँ प्रोफेसर को हेल्प के लिए, बिकॉज इट्स फॉर योर ओन बेनिफिट। तो इतना अच्छे से क्लास में भी रहो कि एक इम्प्रेशन हो कि हाँ ये बच्चा अच्छा है, तो इससे मैं हेल्प करूँगी। सर सबको तो नहीं करेंगे ना ऑब्वियसली, कोई भी जाके बोलेगा तो। देन पीपीटी राउंड जब हुई थी उसमें हमको सीनियर लीडर्स ऑफ टाटा स्टील के सामने वो प्रेजेंट करनी पड़ी थी। दैट इज़ एन ऑनलाइन राउंड, ओके, घर से ही। फिर उसके बाद शॉर्टलिस्ट हुआ था टॉप 10, अप्रॉक्स 1 फॉर्म ईच वन। मैकेनिकल से शायद इस बार 2 सिलेक्ट हुए थे। द फाइनल वाज इन जमशेदपुर। सो वहाँ पे भी टाटा स्टील का जो प्लांट है, फिर जो वो लोग जो गाड़ीज वो जो चलाते हैं माइंस में, वो भी, मेरा टॉपिक HEMM था, मैं वो भी देखी। एंड ऑल्सो जो सेफ्टी मेजर्स अडॉप्ट करनी चाहिए प्लांट में या माइनिंग में, उसका डेमोन्स्ट्रेशन था, वो एक टूर था। फिर फाइनल हुआ एंड यस, दैट वाज द प्रोसेस ओवरऑल। एक लड़की के तौर पे आप बताइए कि इंडस्ट्री में लड़की को मतलब क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? वही मैं बताई ना कि अगर माइनिंग है तो तुम जब इंडस्ट्री में एंटर कर रहे होंगे, तुम्हारे जो कलीग्स होंगे, द रेशियो इज़ वेरी वेरी ऑड, क्योंकि 10 अगर एम्प्लॉयज़ है उसमें से 9 लड़के ही मिलेंगे तुम्हें, 1 लड़की तुम ही हो। तो फिर तुमको वो एडजस्ट करनी पड़ेगी थोड़ा टाइम लेके, और तुमको ऐसा भी नहीं दिखाना है कि भाई मुझे सब आता है, नहीं। वो लोग पहले से है इंडस्ट्री में, ऑब्वियसली उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तुम उनसे सीखो। मेरा भी पर्सपेक्टिव यही है कि मैं सीखूंगी पहले, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, अभी थियोरेटिकल नॉलेज ही है, फील्ड में मेरा एक एक्सपीरियंस है, दैट वाज अ ट्रेनिंग। पर जब काम करूँगी तब ऑब्वियसली मेरे सीनियर से ही मुझे इंटरेक्ट करनी पड़ेगी। सो हेजिटेट मत करना, उनसे अप्रोच करो, कैसे क्या होती है, क्या क्या तुम्हें सीखनी चाहिए, क्या कैसे क्या तुम वर्कर से इंटरेक्ट करोगे, क्योंकि माइनिंग इज़ अ फील्ड जॉब, तुम ऑफिस में बैठ के नहीं करे, तुमको वर्कर से इंटरेक्ट करनी है। तो ये सब भी तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं खुद के लिए भी ये बात बोल रही हूँ कि मुझे भी यही करना है। एंड ऑल्सो द थिंग इज़ कि अपने आप को एक्सेप्शनल मत समझना कभी भी, और ग्राउंड टू अर्थ रहना, एकदम शो ऑफ नहीं, नो ओवर कॉन्फिडेंस। और ऐसा बिल्कुल भी मत फील कराना यार मैं गर्ल इन माइनिंग हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं, तुम भी एक एम्प्लॉई हो। एंड जेंडर बायसनेस कभी कभी फील होगी, ठीक है, पर कभी कभी जब नहीं भी होगी तब तुमको कंसिडर करना चाहिए कि हाँ वो सामने वाले भी मुझे एज एन एम्प्लॉय ही समझ रहे हैं, तो हमेशा एक्सपेक्ट भी मत करना कि जेंडर बायसनेस होगा। सो यही बात है सब। अच्छा, हम लड़कों में एक परसेप्शन रहता है, प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट होता है, हाँ एक परसेप्शन रहता है कि लड़की है तो आसानी से हाँ प्लेसमेंट हो जाएगा। हाँ, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो इस बारे में यही बात है कि हर कंपनी कोशिश कर रही है एक जेंडर जो रेशियो होता है वो मेंटेन करने की। तो हर कंपनी का एक डाइवर्सिटी प्रोग्राम होता है। डाइवर्सिटी प्रोग्राम मतलब उनका अप्रॉक्स 25% वर्कफोर्स या 30% वर्कफोर्स वो चाह रहे हैं कि फीमेल हो, क्योंकि फीमेल आगे बढ़े और इंजीनियरिंग में आए, वो काम करे। तो उनका एक सर्टेन नंबर माइंड में होता है कि मुझे इस ईयर अगर रिक्रूट करना है तो इसमें से मुझे कितना लड़की को करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो डाइवर्सिटी प्रोग्राम का पार्ट है। और अगर किसी का ये दिमाग में नहीं है तो इट कम्स डाउन टू स्किल्स। अगर स्किल है एंड ऑल्सो कम्युनिकेशन स्किल है तो तुम्हारा हो जाएगा। अच्छा, अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो क्या रियल मायने है वुमेन एम्पावरमेंट का? वुमेन एम्पावरमेंट तो यही है कि माइनिंग में अलाउ कर दिया गया है गर्ल्स को, यही तो असली वुमेन एम्पावरमेंट है कि तुम्हारे लिए रास्ता खुला है, चूज करो, आगे बढ़ो। तो फिर वुमेन एम्पावरमेंट क्या, तुम ये फील कराओ कि अगर तुमको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल गई है कि मैं एंटर कर सकती हूँ माइनिंग जैसे जॉब में, तो डोंट मेक इट फील लाइक कि ओके ये तो एक्सेप्शनल है। मेक इट फील, टेक इट एज अ नॉर्मल, यू आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, मैन आर ऑल्सो ह्यूमन्स, वुमेन आर ऑल्सो ह्यूमन। सो दोनों का ही
एक इंडस्ट्री में काम आएगा हर फील्ड में। सो वही फील कराओ कि तुमको भी काम उतना ही आता है जितना एक लड़के को आता है, एंड सपोर्ट के साथ चलो, कोलैबोरेशन के साथ चलो। एक वही मैं बोली, जेंडर बायसनेस एक्सपेक्ट मत करना हमेशा, जो सही नहीं है। अभी लास्ट एपिसोड में हमारे साथ नदीम सर थे, हाँ हाँ हाँ। तो उन्होंने कम्युनिकेशन पे ज़्यादा कहा कि हाँ कम्युनिकेशन पे ध्यान देना चाहिए, ये काफ़ी मतलब मैटर करते हैं प्लेसमेंट में भी और आगे भी चीज़ें। तो अगर कोई है इंट्रोवर्ट टाइप का है तो उसकी कम्युनिकेशन बहुत खराब है, तो कैसे बेटर करे कम्युनिकेशन? मैं खुद ही इंट्रोवर्ट हूँ। कम्युनिकेशन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुमको कितना अच्छा इंग्लिश बोलना आ रहा है या तुम कितना ज़्यादा बात करते हो, ये बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारे दिमाग में जो है क्या वो तुम समझा पा रहे हो सामने वाले को, दिस इज ऑल कम्युनिकेशन नीड्स। तो अगर तुम अपने दोस्त के साथ भी बात कर रहे हो, अगर दोस्त को समझ आ रहा है कि भाई ये सामने वाला व्यक्ति क्या बोलना चाह रहे हैं, तो यू आर गुड टू गो। इट्स नॉट दैट कि तुमको हमेशा सोचना पड़ेगा यार मेरा वर्ड सही से नहीं बैठ रहा है या मैं अटक रही हूँ, ऐसा नहीं है। कम्युनिकेशन इज ऑल्सो यू मेक द फ्रंट पर्सन लिसन, तो यू ऑल्सो लिसन, यू मेक द फ्रंट पर्सन लिसन कि ठीक है, एक कॉन्वर्सेशन होती है। प्लेसमेंट के टाइम में ऑब्वियसली इंग्लिश थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली तुम जब एक कंपनी में जा रहे हो, तुम्हारा वर्कफोर्स डाइवर्स होगा एंड इंग्लिश इज़ द कनेक्टिंग लैंग्वेज। तो इंग्लिश में भी थोड़ा सा काम करना चाहिए। बुक रीडिंग कर सकते हो, बुक रीडिंग से मैं भी बोलेंगे न्यूज़पेपर पढ़ो, क्योंकि अगर तुम इंडस्ट्री में जा रहे हो तो न्यूज़पेपर के थ्रू तुमको एक तो इंग्लिश भी पढ़ने का मौका मिल जाएगा और तुम न्यूज़ करंट अफेयर्स के लिए अवेयर भी रहोगे, ये भी एक बात है। और कम्युनिकेशन स्किल में ये भी आता है कि अगर तुम गलत भी बोल रहे हो सेंटेंसेस में, कॉन्फिडेंटली बोलो, कॉन्फिडेंटली गलत बोलो, इतना कॉन्फिडेंटली बोलो कि सामने वाला समझ ही जाए कि तुम क्या बोलना चाह रहे हो। क्योंकि थोड़ा बहुत गलती हो सकता है सेंटेंसेस में, तुम अटक मत जाना। बहुत जन करते हैं यार मैं गलत बोल दी अब क्या होगा, ऐसा नहीं। कंप्लीट करो पूरा बात को, पर कॉन्फिडेंस रखो अपने आप में कि हाँ मेरा बात सामने वालों तक पहुंच रही है, बस इतना ही। जो अभी आपकी जूनियर्स गर्ल्स आ रही हैं, हाँ, तो उन्हें आप क्या बताना चाहेंगे, उन्हें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? उन्हें स्किल्स पे काम करना चाहिए या कॉन्फिडेंस बिल्ड करने पे फोकस करना चाहिए या फिर एक्सप्लोर करना चाहिए अलग अलग फील्ड्स? गर्ल्स के स्पेसिफिक नहीं बोलूँगी, ये सबके लिए ये बात। स्किल्स पे अगर फोकस करनी चाहिए, देन अगर तुम पर्सनल स्किल्स का बात करो तो देन दैट इज़ डेफिनेटली कम्युनिकेशन। तुम क्लब कमिटीज़ में बहुत इंटरेक्शन कर सकते हो, सो 2 से 3 भी तो ठीक है सेकेंड ईयर तक। क्लब कमिटीज़ में ज़रूर से रहो, इंटरेक्शन करो। पीआर डोमेन से नहीं भी हो फिर भी जाओ पीआर में। मैं भी पीआर डोमेन से नहीं हूँ, लेकिन मैं जब 2 बार मैं पीआर करने गई तो मुझे लगा मैं एड्रेस कर सकती हूँ लोगों को। तो जब तक तुम कोशिश नहीं करोगे तुमको अपने आप के बारे में पोटेंशियली पता नहीं चलेगी। यही दिक्कत है कि वो जो बाउंड्री होता है ना, मैं करूँ कि ना करूँ, ऑलवेज से येस टू न्यू एक्सपीरियंसेस, मैं यही बोलूँगी। स्किल्स का मैं बात करूँ, सो अगर तुम, ये मेरे लिए भी है कि डीए करो ना करो, बेसिक जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है या फिर जो वर्ड चलाना है या पावर पॉइंट है, केस स्टडी के लिए भी बहुत काम आती है ये सब सीखते रहो। ये सब सीखना इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू माइनिंग, नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू डेटा एनालिसिस। सब इंजीनियर को ये बेसिक स्किल्स आनी ही चाहिए, मुझे तो यही लगता है। एंड ऑल्सो अपना सर्कल नेटवर्किंग बहुत अच्छे से रखो कि वो कभी ना कभी तुमको हेल्प कर पाए। अभी केस स्टडी की आपने बात की, तो केस स्टडी का मतलब क्या है, क्या करना होता है केस स्टडी? यस, सो वुमेन ऑफ मेटल वाज आल्सो अ केस स्टडी। केस स्टडी मतलब होता है कि अगर एक कंपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स रिलीज कर रही है, द कंपनी इज करेंटली फेसिंग दोज प्रॉब्लम्स। ओके, तुम्हारा इनोवेटिव अप्रोच क्या होगा एज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, वो प्रॉब्लम कितना इम्पॉर्टेंट है कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी को अल्टीमेटली बिजनेस करनी है उससे, राइट। तो तुम्हारा सोल्यूशन कितना इम्प्लीमेंटेबल है, कितना फिजिबल है, और वो जो करंट एग्जिस्टिंग जो ट्रेंड्स है, करंट एग्जिस्टिंग जो टेक्नोलॉजीज है, क्या वो सोल्यूशन उससे बन सकती है कि नहीं। तो केस स्टडी का मतलब यही है कि कंपनी अपने रियल लाइफ सिचुएशन में एक प्रॉब्लम जो फेस कर रही है, वो तुम उसको एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, सोसाइटल प्रेशर भी रहता है, आसपास का अगर कोई
ऊपर बढ़ रहा है और आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा, किसी फील्ड में हो, तो स्ट्रेस बढ़ता है, तो उसके लिए मेंटल हेल्थ को कैसे आप मेंटेन करते हैं? इसमें मैं एक पर्सपेक्टिव लाना चाहूँगी कि जो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करता है या करती है, नॉट एट ऑल नेसेसरी कि उसको तुरंत रिजल्ट मिले, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम में मैं ये बोलूँगी कि लक इज़ द किंग। बहुत कुछ लक पे डिपेंडेंट है, बहुत कुछ, लेकिन तुम्हारे अंदर इतना परसिवरेंस पावर होनी चाहिए, इतना पेशेंस होनी चाहिए, इतना सेल्फ बिलीफ होनी चाहिए कि मेरा अगर वर्थ है तो मैं हार्डवर्क कंटिन्यू करूँगी या करूँगा। कभी ना कभी आएगा ही वो टाइम व्हेन दैट 99% लक विल बेंड इन फ्रंट ऑफ योर 1% हार्डवर्क। वो टाइम में आएगी ही वो पॉइंट कि जब तुमको लगेगा कि इतना जो मैंने मेहनत किया था अब जाके वो सक्सेसफुल हुआ, लेकिन उसके पहले तुम 50 ओए दोगे, 49 नहीं निकलेगी, एक निकलेगी, वो तुम्हारे लिए था। जब जिसके साथ जो भी जहाँ पे जो भी होना है वो होके ही रहेगी, लेकिन अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो वो भी नहीं होगी। तो रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन कभी भी मत करो, क्योंकि वो अच्छे अच्छे लोगों को नहीं मिलती है, लेकिन उनको जब मिलती है वो बाकी सबसे अच्छा होता है।